चलो अगला फीचर जो है हम लोग लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अंडरलाइन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो अगला फीचर जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला फीचर क्या लिखा हुआ है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी का मीन्स क्या हुआ? देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन्स फेडरल एज वेल एज नॉन फेडरल फीचर। ठीक है। तो पहला एक पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर भी है और नॉन फेडरल फीचर भी है। अब इसको समझने के लिए दो चीजें आपको समझनी है कि फेडरल फीचर का मतलब क्या हुआ और नॉन फेडरल फीचर का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन व्हाट? नॉन फेडरल फीचर। हेडिंग डाल दो, नॉन फेडरल, नॉन फेडरल फीचर्स। नॉन फेडरल फीचर्स वो क्या क्या होते हैं? नॉन फेडरल फीचर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट वाइज बना के लिखो, सबसे पहला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये नॉन फेडरल फीचर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। एट लास्ट अगर हम देखें तो सारी जो पावर्स है वो किसके पास है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एट लास्ट सब कुछ अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है लिखो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे आपके अलग अलग लॉज बनते हैं। सेंटर का अपना अलग लॉ है, स्टेट का अपना अलग लॉ है, सेंटर के कुछ अलग आपके क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, और आपके स्टेट के कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। बट हमारे यहाँ भारत में चाहे वो आपके 28 स्टेट्स हो या आपकी 8 यूटीज हो, सभी जगह एक ही क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देन उसके बाद नॉन फेडरल में एक और फीचर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेंटर की सिटीजनशिप जो है वो अलग होती है, और जो स्टेट की सिटीजनशिप होती है वो आपकी अलग होती है। बट हमारे यहाँ क्या है, चाहे आप स्टेट में रहते हो चाहे आप यूटी में रहते हो, सबकी क्या रखी गई है? सिंगल सिटीजनशिप जो है उसको रखा गया है। देन आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अंडर द आर्टिकल 368, तो ध्यान रखना बार बार जितनी बार मैं लिखूंगा आप लोग याद रह जाएगा। अंडर द आर्टिकल 368 आप क्या कर सकते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, तो वो तो फ्लेक्सिबल फीचर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया है कि यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या हो गया? रिजिड फीचर आपका हो गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, ये भी एक क्या है? नॉन फेडरल फीचर है हमारा। देन उसके बाद गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट में क्या होते हैं बच्चों? गवर्नर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर को आप लोग क्या मानेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नर का एक तरीके से काम भी क्या होता है कि जितनी भी आपके स्टेट की मशीनरीज हैं या जो उनके डिसीजंस हैं उनके बारे में किसको बताना? सेंटर को एक रिपोर्ट भेजना। ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस अगर हम देखें तो टेक्निकली ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ आपकी तीन ही है। एक आपकी क्या है? आईएएस है, एक आपकी क्या है? आईपीएस है, और एक है आपकी आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बाकी अगर आप सर्विसेज देखें, आईआरएस हो गई, ये सब क्या है? ग्रुप ए की सर्विसेज। इसमें भी ऑल इंडिया ट्रांसफर आपके होते हैं, बट ऑल इंडिया सर्विस यानी कि की पोस्ट अगर आप बात करें तो यही तीन कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बैठा करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके कुछ मोटे मोटे आपके नॉन फेडरल फीचर्स हो गए। अब ये आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? जितना मैंने भी आप तक को पढ़ाया है, they will ask you the question कि which of the following is not a non फेडरल फीचर। वो क्या होगा? फेडरल फीचर होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और चीज की, हमारे यहाँ जो फेडरेशन है, जो वर्ड फेडरेशन है, इसको मैं लिख देता हूँ। वर्ड आपका जो फेडरेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है। ठीक है, नोवेयर हैज बीन यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको लिख लो, द फेडरेशन
हैज nowhere, या द फेडरेशन टर्म हैज nowhere, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बच्चों आप लोग, द फेडरेशन हैज nowhere used in the Indian Constitution. On the other hand, साफ साफ आपके जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, आप अगला पॉइंट बना के लिख सकते हो कि आर्टिकल 1 में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में साफ साफ ये वर्ड लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है भाई, ये सब चीजें जो हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फेडरल जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ फेडरल कैरेक्टर्स रखे हैं हमने, फेडरल डाल देना, फेडरल फीचर्स, ठीक है। फेडरल फीचर्स क्या क्या है हमारे यहाँ, तो अगर फेडरल फीचर की बात करें तो ये आपके एक बहुत ही कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के एक जानकार थे, AC वेरी ऐसे करके, WHEARE, उन्होंने एक टर्म दिया हमारे लिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का क्वाजी, QUASI, एक तरीके का क्वाजी फेडरल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसा है हमारा दिया उन्होंने, क्वाजी फेडरल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, ठीक है, जिसमें कुछ हद तक स्टेटों को क्या दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है कि लैंड को लेकर कोई लॉ बनाना हो, लोकल लेवल पे जो कि जैसे पंचायतों को लेकर कोई लॉज बनाने हो, म्यूनसिपैलिटी को लेकर लॉ बनाने हो, तो वो चीज़ें उनको क्या दी जाती है, इतनी फ्रीडम जो है वो दी जाती है। तो एक तरीके का क्वाजी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा है, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना कि टोटल जो फेडरलिज्म होता है जिसमें बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर कर दी जाती है, जिसमें सेंटर स्टेट के कामों में दखल नहीं देता, एट लास्ट सेंटर के पास वो पावर रहती है। अब अगर हम अगला फीचर देखें, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा अगला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, जिसको लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉइंट बना के लिखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड, ठीक है, हैज ऑप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हैज ऑप्टेड, कौन सा, ब्रिटिश, ब्रिटिश पार्लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रादर देन अमेरिकन। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि हमने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रखा है उसमें नॉमिनेटेड जो है वो क्वीन होती है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पावर होती है वो किसके पास होती है, PM प्लस कैबिनेट के पावर पास होती है, ठीक है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक और मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, तो लिख दो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, साथ में लिखता, और क्या है, एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ORDINATION, कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, किसके बीच में ये दोनों चीजें हम लेके चल रहे हैं, बिटवीन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव, ये सब आप ये वर्ड जो टेक्निकल वर्ड है वो समझेंगे, बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव, इसको लिख लो, आप लोग पूरा लैंग्वेज बना के लिखोगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ प्रिंसिपल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, प्रिंसिपल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और एक फैक्ट आता है जो अक्सर आपके MCQ में पूछ लेते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और क्या कहा जाता है, तो उसको लिख दो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉइंट बना के लिखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट also known as parliamentary form of government, also known as Westminster
मिनिस्टर। ठीक है, ये बिल्कुल की पॉइंट है, एमसीक्यू में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर। ठीक है, और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सिर्फ सेंटर में नहीं होती है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी व्हाट, इन योर स्टेट्स। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन योर स्टेट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगर और डिटेल में फीचर पूछे तो क्या लिख के या क्या टिक करके आना कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नॉमिनल क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और रियल एग्जीक्यूटिव पीएम प्लस कैबिनेट के हाथों में पावर्स होती है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और क्या होता है कि जब आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसमें जो आपकी मेजोरिटी पार्टी होती है, दे गॉट अ चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, देन ये जो पीएम प्लस कैबिनेट होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द हाउस, जो भी काम करेंगे हाउस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस होता है, यानी कि आपका क्या हो गया, लोकसभा जो हो गया, दैट कैन बी डिसॉल्व और यू कैन से दैट कैन हैव अ व्हाट, टेम्परेरी टेन्योर। लाइक हमारा कितना है, 5 साल का टेन्योर है, उस 5 साल के बाद अपने आप क्या हो जाता है, आपका डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और फीचर की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये हेडिंग डाल दो आप लोग, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इसमें लिख दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश, एक पहला पॉइंट में आकर लिखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशियल 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 सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उससे रिलेटेड हाई कोर्ट नीचे हो गया, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद आपका सेशन कोर्ट हो गया, ऐसे करके सब इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में। और इंडिपेंडेंट का मीन्स हो गया कि द पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, एज वेल एज द जुडिशरी और द जजेस कैन नॉट गिव रिमार्क्स और पर्सनल रिमार्क्स अबाउट द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इंडिपेंडेंसी आपकी हो गई। ठीक, और एक और आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो एक और फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि किसमें है, आपके पार्ट पार्ट थर्ड में। ठीक है, ये आपको रटिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ यू हैव 6 फंडामेंटल राइट। वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी। ये देखो आपके एग्जाम में आता है इसलिए आपको सारे लिखने हैं, राइट टू इक्वालिटी। ये आपका आर्टिकल 14 से 18 होता है। ठीक है, रटिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। देन दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपका होता है। देन थर्ड अगर आप बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 आपका होता है। देन अगर हम फोर्थ की बात करें, राइट टू व्हाट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबसे खासम खास फ्रीडम ऑफ व्हाट, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका 25 से लेकर 28 तरीके से मैच का फॉलोइंग है। फिफ्थ अगर बात करें, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल को लिखते जाना बच्चों मेरे साथ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो किताबों में तो आपको लिखा वो मिल जाता है, लेकिन अपने हाथ का लिखा हमेशा याद रहता है, 29 से लेकर 30 तक। और सिक्स आपको रट्टा मारना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो सीधा सीधा आपके आर्टिकल 32 में आता है। इसमें आपकी जो 5 रेमेडीज होती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में, हेबियस कार्पस, मैंडेमस, क्योरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्टे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर अभी तक आप इस वीडियो तक बने हुए हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए।